नमस्कार बच्चों। आज जो है हम बीएससी फर्स्ट ईयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रभावी नाभिकीय आवेश इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस के बारे में बात करेंगे। प्रभावी नाभिकीय आवेश तो होता क्या है, जब अपन किसी भी एटम की बात करते हैं, किसी भी परमाणु की जब हम बात करते हैं या एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, तो होता क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो किसी परमाणु के कहाँ पर रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन उस जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्जेस, तो प्रोटॉन के ऊपर आवेश को ही क्या कहते हैं, अपन नाभिकीय आवेश कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो क्या रहता है, नाभिक से आकर्षित रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से आकर्षित रहता है। कहने का मतलब यह है कि नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है। नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। तो ऐसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हो, ये मान लें कि यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस है, ये नाभिक है, और इसमें पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है या तीसरी कक्षा है, किसी में 3 कक्षा, किसी में 1 कक्षा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, अलग अलग अगर हम बात करें परमाणु की तो उसमें अलग अलग कक्षाएँ रहती हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के परमाणु में। तो होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इस नाभिक के प्रति पूर्णतः आकर्षण महसूस नहीं कर पाएगा। किस कारण से आकर्षण महसूस नहीं कर पाएगा, इन जो और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स है इसके कारण। तो जो वास्तविक जो होगा नाभिकीय आवेश वो महसूस नहीं कर पाएगा। तो अपन जो जेड इफेक्टिव निकालेंगे, तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालने के लिए जेड इफेक्टिव बराबर जेड एक्चुअल माइनस एस, ये फार्मूला होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश को निकालने का। जेड इफेक्टिव बराबर जेड एक्चुअल माइनस एस। एस जो होता है वो आवरणी प्रभाव या इसको कह सकते हो परिरक्षण प्रभाव, आवरणी प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। कौन डाल रहे हैं, ये बाकी जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो वाले डाल रहे हैं। तो इस एस के परिरक्षण प्रभाव या आवरणी प्रभाव के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना परिरक्षण प्रभाव डालता है, कितना आड़े आ रहा है इसके आकर्षण महसूस करने में इस इलेक्ट्रॉन के, तो वो अलग अलग कंडीशन होती है। तो ये है जेड इफेक्टिव निकालने का फार्मूला क्या है, जेड इफेक्टिव बराबर जेड एक्चुअल माइनस एस। जैसे कि किसी भी एटम का जेड इफेक्टिव आपको निकालना है, कि हमें जेड इफेक्टिव निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला है आपके पास। तो जेड एक्चुअल क्या होती है, जो उसकी परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं, जेड एक्चुअल। जैसे नाइट्रोजन के लिए निकालना है, तो नाइट्रोजन के लिए जेड एक्चुअल क्या होगा, जेड एक्चुअल 7 होगा। ठीक है, अगर नाइट्रोजन का जेड इफेक्टिव निकालना है तो जेड एक्चुअल 7 होगा, और माइनस जो भी है 7 माइनस एस जो भी आवरणी प्रभाव होगा वो अपन देखेंगे। तो ये जो 2-4 एग्जाम्पल करेंगे उससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये सारे आपको जो है आवरणी प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। कौन डाल रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे कि किसी इलेक्ट्रॉन, माना कि इस इलेक्ट्रॉन का आपको जेड इफेक्टिव देखना है, तो बाकी इलेक्ट्रॉनों का क्या देखना पड़ेगा, आवरणी प्रभाव। ये है, देखिए जेड इफेक्टिव बराबर जेड एक्चुअल माइनस एस, ये फार्मूला दे रखा है। जेड इफेक्टिव बराबर जेड एक्चुअल माइनस एस। एस क्या है यहाँ पर, आवरणी प्रभाव, या इसको स्क्रीन इफेक्ट कहते हैं, या फिर परिरक्षण प्रभाव को हो, या शील्डिंग इफेक्ट को, कुछ भी कह सकते हैं इसको, एस को। ठीक है, तो इसके लिए क्या माइंड में रखना पड़ेगा, ये सारे फार्मूले आपको माइंड में रखने पड़े, ये सारे जो नियम है, रूल्स है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपको एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, एस और पी के लिए, तो ये नियम हो जाएंगे एस और पी के लिए। और यदि आपको डी के लिए बात करना है तो उसके लिए अलग नियम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों के लिए, आवृत्ति स्थिरांक के लिए ये नियम हो जाएंगे। तो एस और पी के लिए बात करते पहले। एस और पी के लिए ध्यान रखना, ये नाभिक है, ठीक है, और एस और पी के लिए बात कर रहे हैं अपन, एस और पी के लिए बात कर रहे हैं। तो माना कि किसी एस इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा हुआ है इस जगह पर,
और उसका अपने को निकालना है जेड इफेक्टिव निकालना है ना। क्या निकालेंगे, निकालना क्या, अपना टारगेट क्या है, जेड इफेक्टिव निकालने का ही टारगेट है और कुछ भी नहीं है अपने पास टारगेट, हमें निकालना है जेड इफेक्टिव निकालना है। तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए जेड एक्चुअल माइनस एस, तो जेड एक्चुअल तो सबको पता है, जो उसका परमाणु क्रमांक होगा वो जेड एक्चुअल होगा। जैसे नाइट्रोजन का जेड एक्चुअल 7 होगा, ऑक्सीजन का 8 होगा, कार्बन का 6 होगा, एल्यूमिनियम का 13 होगा, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है तो उसका जेड एक्चुअल 30 होगा। कुछ भी नहीं, इसमें याद रखने की आपको आवश्यकता ही नहीं, जेड एक्चुअल मतलब जो भी उसका एटॉमिक नंबर है वो क्या है, जेड एक्चुअल। अब अपने को मेन चीज क्या चाहिए, जेड इफेक्टिव निकालने के लिए, जेड इफेक्टिव तो अपने को निकालना है, मेन आपको चाहिए क्या, एस निकल जाए तो आपका जेड इफेक्टिव निकल जाएगा। तो एस को निकालने के लिए ये सारी चीजें, अब एस कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो एस निकालने के लिए ये जो फार्मूला इजाद किया है कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जिस कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक ज्ञात करना है उस कक्षा में विद्यमान एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35, मतलब इस कक्षा में, इस कक्षा के लिए एस का अपने को आवरण स्थिरांक निकालना है। तो इस कक्षा में और भी दूसरे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए होंगे, जो भी होंगे उन सभी के लिए जो है आवरण स्थिरांक की वैल्यू क्या मानेंगे, 0.35। याद रहेगा, इस कक्षा के लिए 0.35। अब देखो ध्यान से देखना, उससे अगली वाली कक्षा मतलब n-1, n-1 कौन सी होगी, ये वाली कक्षा होगी, ठीक है, n-1 उससे अंदर वाली कक्षा, ये अंदर वाली कक्षा, इसको क्या कहेंगे, n-1। और n-1 इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं उनके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बनूंगा, 0.85। क्लियर है। और उससे अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कितना, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होगा, तो उससे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा n-2। इसको क्या कह रहे हैं, n-2। ये तो सेम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन भी कुल मिला के, जैसे नाभिक में हूं और यहाँ पे अलग अलग रोज है, पहली जो है लाइन में 2 बच्चे बैठे हुए, अगली लाइन में बैठे हुए, तो पीछे वाले बच्चों को दिख नहीं रहा हूं मैं, तो वो उसके आड़े कौन आ रहे, आगे वाले बच्चे आड़े आ रहे। तो यही वाली बात है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको देखना चाह रहा है, नाभिक को देखना चाह रहा है, तो इसके लिए डिस्टर्ब कौन कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो इनका जो, ये तो बहुत कम दिक्कत दे रहे, 0.35 है इनका आवरण स्थिरांक, इसी कक्षा के दूसरे इलेक्ट्रॉन का, इस कक्षा का 0.85, और इसके लिए कितना हो जाएगा, n-2 के लिए 1.0। बस ये 3 चीजें याद रख लो, आपको आसानी से किसी भी एटम के लिए आप जेड इफेक्टिव निकाल लोगे आसानी से, ठीक है, आसानी से आप जेड इफेक्टिव निकालोगे। अब इसका जैसे कि यहां पर थ्योरी से ज्यादा आपको ये पहले कर लेंगे एग्जांपल, फिर थ्योरी पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगी। तो देखो एग्जांपल देखते हैं अपन पहले, हमारे सामने एक ऑप्शन ये हाजिर है, एग्जांपल है नाइट्रोजन। आपके पास में क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन 7 की परिधि पर, क्वेश्चन है नाइट्रोजन 7 की परिधि पर ENC की गणना कीजिए। नाइट्रोजन 7 के परिधि पर ENC की गणना कीजिए। ध्यान से देखना, नाइट्रोजन 7 के परिधि पर ENC की गणना करना, ENC बोले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस, और ENC के लिए कौन सा फॉर्मूला है, जेड इफेक्टिव बराबर जेड एक्चुअल माइनस एस। तो जेड एक्चुअल, अब अपने पास, आपके पास जो है जेड इफेक्टिव आपको निकालना है, ये फार्मूला जेड इफेक्टिव निकालना है, और जेड एक्चुअल माइनस एस। ओके, जेड एक्चुअल आपके पास कितना है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो 7 लिखेंगे आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है, जेड एक्चुअल 7 है। अब इसकी अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, बना के देखते हैं अपन कि नाइट्रोजन में जो है, नाइट्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसका होगा 1s2 2s2 और 2p3 होता है। यहां तक क्लियर है, मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 2 तो एस में है और 3 इलेक्ट्रॉन किस में है, पी में बैठे हुए हैं, ये कंडीशन है। तो नाइट्रोजन का जो है ये नाभिक आवेश, प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, 7 है, तो ये तो हो गया नाभिक। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 और 5, दूसरी कक्षा में 2 एस में और 3 पी में। अब अपने को जो मैंने बताया था अभी जस्ट, वही चीजें याद रखनी कि जिस कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक ज्ञात करना है, उस कक्षा में विद्यमान प्रत्येक एस और पी के लिए कितना वैल्यू होगा, 0.35।
तो इनके लिए क्या लिख दूं मैं कि ये सभी परिधि पर ज्ञात करना, किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का नहीं, परिधि पर जो भी इलेक्ट्रॉन है उनके लिए अपने को जेड इफेक्टिव ज्ञात करना। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है यहाँ पर 0.35 हो गया। उससे अंदर वाली कक्षा के लिए कितना होगा 0.85। तो यहां पर जो है बहुत सिंपल है कि दो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, दो 2s इलेक्ट्रॉन, दो 2s तथा 3 2p इलेक्ट्रॉन का आवरण स्थिरांक आवरण स्थिरांक इसको चाहो तो S1 S2 भी लिख सकते हैं। टोटल S, इसको टोटल S लिख देंगे तो ये S1 लिख दिया मैंने। तो S1 बराबर कितना हो जाएगा, दो 2s और 3, तो कितना आ रहा अपने पास 0.35। तो 0.35 इंटू कितना करो 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना आ जाएगा 0.35 इंटू 5 इलेक्ट्रॉन 1.75। वेरी गुड। अब अंदर वाले दो 1s इलेक्ट्रॉन है ना, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, दो 1s इलेक्ट्रॉन का आवरण स्थिरांक, इसको लिख लिया मैंने S2। क्या लिखूं S2 बराबर 0.85। वेरी गुड, 0.85 इंटू कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 दूनी 16, 1.70। अब देखना ध्यान से, S बराबर होगा S1 प्लस S2, जो S ये आएगा ना वो वाला S1 प्लस S2। तो आपके पास टोटल S कितना आ रहा है, टोटल आवरण स्थिरांक 1.75 प्लस 1.70 ये आ रहा। तो टोटल जो कितना हो जाएगा 1.75 और 1.70 ना 3.45 आएगा। 7 दूनी 14, 3 पॉइंट कितना आएगा 45 आ जाएगा टोटल। जोड़ेंगे तो जोड़ तो आती होगी वैसे, तो 1.17 दूनी 34 और 5, तो ये लगभग 3.45 आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास क्या निकल के आ गया S, निकल के आ गया S, मजा आ गया, S निकल के आ गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो है Z एक्चुअल माइनस S जो निकालना है अपने को, कुछ नहीं करना, अपने को माइनस करना है। तो चलो ये Z इफेक्टिव निकालना अपने को। Z एक्चुअल कितना है 7 माइनस 3.45, तो 7 माइनस 3.3 तो कितना 3.55 आ गया Z इफेक्टिव। ये ऐसे इतना सरल है, इतना इजी है कि Z इफेक्टिव कैसे क्या है। अब ये जो अपन बात करी ना, ये इतना ये करा ना, तो यही तो इसमें थ्योरी में लिखा हुआ है। कि क्या लिखा हुआ थ्योरी में, देखते हैं क्या बता रहे। जैसे आप लोग नाइट्रोजन का एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल देखने के बाद हम लोग आसानी से सारी चीजें क्लियर हो रही है। चलो इसको और उधर कर देते हैं। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु, किसकी बात करें, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, में किसी ऑर्बिटल में विद्यमान कोई इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण या उनके आवरणीय प्रभाव के कारण पूर्ण नाभिकीय आवेश महसूस नहीं कर रहा है ना, पूर्ण नाभिकीय आवेश महसूस नहीं करता है। ऑर्बिटल के अन्य इलेक्ट्रॉनों के स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण, क्या हो रहा है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है वो अंदर आना चाह रहा है, नाभिकीय आवेश महसूस करना चाह रहा है, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या है प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो कौन कितना प्रतिकर्षित कर रहे हैं, कौन कितना आवरण डाल रहे हैं कि वो नाभिक जो है पूर्णतः जो है इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से पूर्णतः आकर्षण महसूस न कर पाए। तो वही बात लिखी हुई है कि अन्य इलेक्ट्रॉनों के स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण के कारण इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा महसूस किया गया नाभिकीय आवेश वास्तविक नाभिकीय आवेश की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे इसका वास्तविक नाभिकीय आवेश, अभी अपनों ने नाइट्रोजन की बात करी थी, तो वास्तविक नाभिकीय आवेश कितना था इसका 7, ठीक है। तो 7 के बजाय कितना महसूस कर रहा 3.55, परिधि वाले जो भी है वो ये महसूस कर रहे हैं। तो जहां एस आवरणीय प्रभाव है ना, जेड इफेक्टिव बराबर जेड एक्चुअल माइनस एस। किसी परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना के लिए नियमों के आधार पर की जाती है। बस इसमें नियम मालूम होने चाहिए कि ये नियम है। तो किसी इलेक्ट्रॉन पर भीतर वाले इलेक्ट्रॉनों का आवरण होता है,
मतलब ये कह दूं कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितना आकर्षण महसूस कर रहा है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों की थोड़ी बाहर, नाभिक क्या उधर थोड़ी है क्या, नाभिक तो इस साइड में, तो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों का किसी इलेक्ट्रॉन पर भीतर वाले इलेक्ट्रॉनों का आवरण होता है, उससे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव नहीं पड़ता है। एस तथा पी इलेक्ट्रॉनों के आवरण में निम्न प्रकार योगदान होता है। तो ये नियम लिखे हुए, एस या पी इलेक्ट्रॉनों का आवरण स्थिरांक निम्नलिखित योगदानों से मिलकर बना होता है। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक ज्ञात करना होता है, उस कक्षा में विद्यमान प्रत्येक एस और पी के लिए अपनों ने एग्जाम्पल देखा नाइट्रोजन का, कितना होता है 0.35। फिर अपनों ने दूसरा नियम देखा कि अगली कक्षा अर्थात n-1 के लिए कितना होता है 0.85, और उससे अंदर वाली कक्षा होती माना की, तो उसके लिए कितना होता है n-2 के लिए 1.0। ये तो हो गया इसके लिए। अब अगली कक्षा के लिए जो मैं एग्जाम्पल लेऊंगा वो लेऊंगा मैं एल्यूमिनियम, ये नाइट्रोजन का जो मैंने अभी बताया वो सारी कहानी ये रही, ठीक है, कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 2s तथा 3 p इलेक्ट्रॉनों का आवरण स्थिरांक 5 × 0.35 1.75, 2 1s इलेक्ट्रॉनों का आवरण स्थिरांक 2 × 0.85 1.70, टोटल आवरण स्थिरांक क्या आ जाएगा 1.75 + 1.70 3.45। नाइट्रोजन परमाणु परिधि पर कितना हो जाएगा 3.55, जो अपनों ने जस्ट अभी देखा। अब देखो एक और एग्जाम्पल, इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन का तो देख लिया, हम देख रहे हैं एक और एग्जाम्पल देखते, देखिए एल्यूमिनियम का देखते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का कि प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, तो लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। प्रोटॉन इसमें कितने हैं 13 है, ये तो हो गया नाभिक। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 2, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो एस के और 1 पी का। अब यहां पे लिया हुआ है कि एल्यूमिनियम के परमाणु क्रमांक 13 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है, तो 3 3s है ना और 3p इलेक्ट्रॉन है ना, 3 टोटल कितने हो रहे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे ना, ये 2 तो ये और 1 ये, टोटल कितने हो रहे 3, तो 3 s और p इलेक्ट्रॉनों का आवरण स्थिरांक, तो s1 बराबर इस वाली कक्षा के लिए जो नियम दिया होता वो कितना था, इसके लिए 0.35, अंदर वाली के लिए 0.85, इसके लिए 1.0, बस यही फार्मूला रखना अपने को। तो टोटल अपने पास जो है 3s और 3p इलेक्ट्रॉन है ना, 2s और 2p इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 13, सॉरी 3s एल्यूमिनियम 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसके लिए क्या लिखूंगा s1 3s व 1p इलेक्ट्रॉन के लिए, s1 की वैल्यू कितनी लिख लेंगे अपने पास 3s2 और 3p1, टोटल कितना हो जाएगा 3 गुणित 0.35, अंदर वाली कक्षा के लिए s2 2s है ना, 2 तो s है ना, टोटल कितने हो रहा है 8 हो रहे हैं ना अपने पास, तो s 2s के और 2p के टोटल कितने हो रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिखूंगा s2 8 गुणित 0.85, फिर अंदर वाली कक्षा s3 1s के लिए कितना लिखूंगा 2 × 1.0, तो टोटल यहाँ पर जो हो जाएगी वैल्यू 0.35 मल्टीपल करो 3 से तो 1.05 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 से मल्टीपल करो तो 8 8 64 और फिर 8 और तो 6.80 आ जाएगा, और ये 2.0। अगर टोटल देखेंगे अपन तो यहाँ पर 5 1 0 और लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कितना आ रहा 8 और 6 और 2 8 और 1 9 9.85, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है 2.45 लिखा हुआ है, सही नहीं है, यहाँ पर तो सही कर दिया है कि 9.85 आ रहा, लेकिन यहाँ पर जो 2.45 नहीं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और 0.35 से कितना हो जाएगा 1.05 आ जाएगा। क्लियर है।
अब 9.85। अब अपने को निकालना है जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए फार्मूला कौन सा, जेड एक्चुअल माइनस एस। तो आपके लिए जेड एक्चुअल कितना है इसका, 13 माइनस 9.85। तो कितना आ जाएगा, 13 माइनस 9.85, 3.15 ही आएगा। ध्यान से देखो, 13 जोड़ घटाना तो बढ़िया से आता है अपने को। ये 13 लिखा, 0 0 लगा दिया, और यहाँ पर कितना लिखा 9.85। 10 में से 5 गए तो 1 5, और यहाँ पे कितने बचे 9, 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1। यहाँ पर कितने बचे 12, 12 में से 9 गए तो 3। ठीक है, 3.15 ये आ गया जेड इफेक्टिव। यहाँ पर ये भी गलती है, क्या करो। ठीक है, तो गलतियाँ अपने को देखनी पड़ती है, जहाँ पर भी हो गलतियाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया किसके लिए, एस और पी के लिए। लेकिन एक और चीज़ है कि डी के लिए नियम थोड़ा अलग है। एस और पी के इलेक्ट्रॉन का आवरण स्थिरांक ज्ञात करना हो तो ये चीज़ है, लेकिन डी और एफ के लिए आवरण स्थिरांक कैसे ज्ञात करें, एक और चीज़ आ गई डी और एफ के लिए। तो डी और एफ के लिए क्या है, ये नाभिक है, और जो भी कक्षाएं हैं उसमें उसी कक्षा में विद्यमान प्रत्येक अन्य इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या माना आप लोगों ने, 0.35। वेरी गुड, 0.35 आवरण स्थिरांक एस की वैल्यू। इससे अंदर वाली चाहे वो n-1 हो, n-2 हो, n-3 हो, जितनी भी कक्षाएं हो उनके लिए यहां पर क्या चीज मानी गई है, 1.0। और जब एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक निकालना था तो उसके लिए जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए 0.35, फिर उससे अंदर वाले के लिए 0.85, फिर उससे अंदर वाली कक्षा के लिए 1.0। लेकिन यहां पर जो है 0.35 और अंदर वाली जो भी कक्षा है उनके लिए 1.0 इक्वल मान लिया है। अब देखो इसका एग्जाम्पल अपने पास हाजिर है, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है। हम लेंगे जिंक का एग्जाम्पल। जिंक का एग्जाम्पल लेंगे अपन। चलो ले लेते जिंक का एग्जाम्पल, क्या फर्क पड़ रहा है। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, लिख रखा है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Zn30, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, है ना, 3d10 और 4s2 कक्षा वाइज लिख लें, 3d10 और 4s2। ओके, अब इसमें जो है Zn के 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4s2 इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिंक के परमाणु क्रमांक 30 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न होगा। और इसका जो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला कि जिंक के 3d इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए माना है यहाँ पर, 3d इलेक्ट्रॉन के लिए, 3d इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए। 3d इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए। चलिए 3d इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन। 3d इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 3d इलेक्ट्रॉन। तो जब इसका ये बनाएंगे अपन परमाणु संरचना का डायग्राम, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। स्थिति क्या है कि ये 1 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और इस तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और चौथी कक्षा, ये चौथी कक्षा हो गई। अब यहाँ पे जो बात चली वो ये बात चली कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिकीय आवेश निकालना अपने को, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 3d इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है 3d, उसके लिए निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ा अलग से थोड़ा एग्जांपल आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा। 4s, ये 3d इलेक्ट्रॉन, 4s इलेक्ट्रॉनों का क्या लेना देना, उसका तो कोई आवरण प्रभाव नहीं रहेगा। तो जो 4s के इलेक्ट्रॉन है, 4s इलेक्ट्रॉन का आवरणी प्रभाव क्या होगा, 0। 4s इलेक्ट्रॉन का आवरणी प्रभाव 2 गुणित 0, कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। 4s इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण।
अब Zn में अन्य 9 डी इलेक्ट्रॉन है, अन्य 9 डी इलेक्ट्रॉन है, उनका जो है यहाँ पर फिर थोड़ा ये है कि एस और डी की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर रहता है, ध्यान रखना। एस और डी की ऊर्जा में बहुत ऊर्जा में जो है अंतर कम रहता है। एक सेकंड ध्यान से देखना, एस और इस डी की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर रहता है, ध्यान से देखना, है ना। तो इसका जो है इसका तो आवरणीय प्रभाव क्या हो गया, शून्य हो गया। और जो अंदर वाली कक्षा है उसमें डी का, तो डी में 10 टोटल कितने डी इलेक्ट्रॉन अपने पास, 10 है। तो 10 में से एक का अपने को आवरणीय प्रभाव निकालना है, तो 9 की बात करेंगे। तो 9 इंटू यहाँ पर जो फार्मूला है 9 इंटू 0.35, तो ये लिखा 9 इंटू 0.35, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 0.35, टोटल कितना हो जाएगा, 9 में मल्टीपल करोगे तो 3.15 आएगा। कितना आएगा, 3.15 आएगा। ओके, 9 इंटू 0.35 करेंगे कितना आएगा, 3.15 आएगा। अब देखो आगे, देखो आगे बात करते हैं। बाकी जो है इनके लिए, बाकी इनके लिए कितना आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे, 6 2 8 8 और 10 कितने हो रहे, 18। तो ये लिखूंगा मैं S3 और ये हो जाएगा 18 गुणित 1.0, टोटल आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये जोड़ लेता हूँ, 3 और 8, ये जो है 18 और 3 21, 21.15। आपको निकालना है जेड इफेक्टिव बराबर जेड एक्चुअल माइनस एस। तो यहाँ पर जो हो जाएगा जेड एक्चुअल कितना होगा जिनका, 30 है ना, 30 है ना जेड एक्चुअल, माइनस कितना आएगा 21.15। तो टोटल जो है इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 8.85 आएगा। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये आसानी से अपन जो है किसी का भी अपन जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं, किसी भी एटम का। बस अपने को मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, एस मालूम होना चाहिए, आवरण स्थिरांक मालूम होना चाहिए। चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश।